नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। मैं अमन कुमार कंवर। फ्रेंड्स, शादी के बंधन में बंधना और उसके बाद माता पिता बनकर बच्चों की सही परवरिश करना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला और चुनौतीपूर्ण कार्य है और आज के बदलते हुए परिवेश में यह और भी चुनौतीपूर्ण और कठिन हो गया है। आजकल हर माँ बाप के सामने एक ही प्रश्न है, वो एक ही बात सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से करें ताकि वो अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैं फेसबुक पर अपने एक फ्रेंड की पोस्ट को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई उस घटना को पढ़कर। मैंने उस घटना के बारे में और जांच की और उस घटना को सत्य पाया। उस घटना को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, पर उससे पहले आप एक काम तो कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, घटना कुछ इस प्रकार से है। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है हॉन्डुरस, कैरेबियन सी और अटलांटिक महासागर के साथ सटा हुआ। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश में हर साल थंडरस्टॉर्म और हरिकेन्स आते रहते हैं और वहाँ पर भयंकर तबाही करते हैं। फ्रेंड्स, 1996 को हॉन्डुरस की सरकार ने अपनी नदी चालुटेका के ऊपर एक पुल बनाने का ठेका जापानी कंपनी को दिया। उन्होंने जापानी कंपनी को बता दिया कि हमारे यहाँ हरिकेन्स आते हैं और हमें एक मजबूत शक्तिशाली पुल चाहिए। जापानी कंपनी ने 2 साल के अंदर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वहां पर एक मजबूत पुल का निर्माण कर दिया और 1998 को वह पुल जनता के लिए हॉन्डुरस सरकार द्वारा खोल दिया गया। अब काल का चक्र देखिए, समय का चक्र देखिए। उसी साल एक बहुत ही भयंकर हरिकेन आया जिसको मिच का नाम दिया गया और उस हरिकेन ने पूरे हॉन्डुरस में भयानक तबाही की। उस दौरान मिच हरिकेन के आगे जो भी आता गया वह उसको तबाह करता गया, नष्ट करता गया। हॉन्डुरस के लगभग सारे पुल, नदियों के ऊपर बने हुए सारे पुल, जितने भी पुल बने हुए थे, ढांचे बने हुए थे, सारे उस तूफान ने नष्ट कर दिए। एक पुल को छोड़कर जो जापानी कंपनी ने चालुटेका नदी के ऊपर बनाया था, जिसको चालुटेका ब्रिज का नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, कुदरत का करिश्मा देखिए। उस पुल के दोनों तरफ जो सड़क बनी हुई थी, जो इस पुल को जमीन के साथ जोड़ती थी दोनों तरफ से, नदी में आई बाढ़ के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई, उसका नामो निशान मिट गया और यह पुल नदी के बीचों बीच मजबूती के साथ खड़ा रहा, इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, इस तूफान के बाद नदी अपना रास्ता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो पुल के नीचे से नहीं बहती थी, पुल के पास से होकर गुजरती थी। फ्रेंड्स, चालुटेका ब्रिज ने जिस चुनौती का सामना करने के लिए उसको बनाया था, उस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया, पर अब चुनौती ने अपना रूप ही बदल लिया था। अब वो चालुटेका ब्रिज जिसको इतनी मेहनत से बनाया गया था, अब वो अर्थहीन लग रहा था। अब वो ब्रिज टू नोवेयर बन चुका था क्योंकि वो किसी डेस्टिनेशन तक लोगों को नहीं ले जाता था। फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, बार बार आती हैं और हर बार नए रूप में आती हैं। कोविड-19 से पहले सिचुएशन थी कि स्कूल और कॉलेजेस विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में मोबाइल लाने के लिए डांटते थे, उनको पनिशमेंट देते थे, उनको मोबाइल ना यूज़ करने की सलाह देते थे। अब समय का चक्र देखिए, वही स्कूल और वही शिक्षक माता पिता को फ़ोन करके बार बार कह रहे हैं कि अपने बच्चे को फ़ोन लेकर दो, फ़ोन उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी एजुकेशन के लिए। क्योंकि कोविड-19 से पहले हमारी चुनौती और थी, कोविड-19 में उसने अपना रूप बदल लिया और चुनौती और प्रकार की होगी। अब कोविड-19 के बाद यह चुनौती कौन सा रूप लेगी और क्या हम कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने बच्चों को उसका सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं या नहीं, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, एक पेरेंट के रूप में, एक माँ या बाप के रूप में हमने अपने बच्चों को सेलफोन यूज़ करने से मना तो किया होगा अथॉरिटेटिव तरीके से, पर उनको यह बताने की कोशिश नहीं की होगी, उनको यह शिक्षा देने की कोशिश नहीं की होगी कि इन गैजेट्स का लर्निंग में, एजुकेशन में कैसे सही तरीके से प्रयोग करते हैं। अब हमारे बच्चे इन गैजेट्स का प्रयोग अकेले में कैसे करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उनको कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनकी परवरिश कैसे की हुई है।
एक जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, खाने की एक बड़ी सी मेज सजी हुई है आपके बच्चे के सामने और उस पर विभिन्न प्रकार के पकवान रखे हुए हैं। उनमें से कुछ पकवान दिखने में बहुत सुंदर हैं, आकर्षक हैं, पर उनका हमारे शरीर और मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे शरीर और मन के लिए जहर के समान है। और उस मेज पर कुछ पकवान ऐसे हैं जो दिखने में इतने आकर्षक नहीं हैं, पर उनका हमारे शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे शरीर और मन के लिए बहुत लाभपूर्ण है। अब यह हमारे बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस मेज से कौन सा पकवान उठाकर खाएगा, और यह सब निर्भर करता है हमारे द्वारा की गई परवरिश के ऊपर। हमारे बच्चों ने हमारे फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए कौन कौन सी वैल्यूज सीखी हैं, यह उस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न यह उठता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, उनमें कौन कौन सी वैल्यूज डालें ताकि वो अपने सही डिसीजन ले सकें, गलत को गलत और सही को सही कह सकें, समझ सकें और कर सकें। कैसे वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करके उनको फतेह कर सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स, एक माता पिता के रूप में हमें उनकी सही परवरिश करनी होगी, उनकी उचित परवरिश करनी होगी, उनके आगे एग्जाम्पल सेट करके। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो है अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। फ्रेंड्स, बच्चे को प्यार करना अलग चीज है, बच्चे को इज्जत देना अलग चीज है। फ्रेंड्स, इज्जत देने से, रिस्पेक्ट करने से मेरा अभिप्राय है कि अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाना नहीं, उसको दबाना नहीं, अथॉरिटेटिव नहीं बनना है, उसको सुनना है पेशेंटली, उसको एज एन इंडिविजुअल आपने वही जगह देनी है जो अपने दूसरे फ्रेंड्स को देते हैं। इसको देखकर आपके बच्चे में भी दूसरों को इज्जत देने का जो जज्बा है, जो वैल्यू है, वो आएगी और वो सभी को इज्जत देना शुरू करेगा। फ्रेंड्स, दूसरा महत्वपूर्ण काम एक माँ बाप के रूप में हम कर सकते हैं बच्चों का पालन पोषण करते हुए, वो है प्रैक्टिस ऑनेस्टी। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ऑनेस्टी का मतलब है कि सही में ईमानदार बनना। कहकर ईमानदार नहीं बनना कि मैं बहुत ईमानदार हूं, आपने उस ईमानदारी की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने बच्चे को कोई अपशब्द गुस्से में कह देते हो, कोई ऐसा शब्द मुंह से निकल जाता है जो उचित नहीं होता, जब बच्चे से आप कोई गलत व्यवहार कर देते हो गुस्से में, और कभी अगर बच्चे के साथ माता या पिता कोई मिसबिहेव कर देते हैं, गुस्से में कोई ऐसा अपशब्द मुंह से निकल जाता है, तो याद रखें आपने गुस्सा खत्म होने के बाद, गुस्सा ठंडा होने के बाद उस गलती को एक्सेप्ट करना है और बच्चे से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जिसने गलती की है दैट पर्सन मस्ट अपोलोजाइज, और यह प्रैक्टिस हमें घर में सेट करनी होगी। और जिसने गलती की है उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बस उसको माफ़ करना है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि गलती करना इंसानी फितरत है, टू एरर इज ह्यूमन। पर होगा क्या कि गलती को स्वीकार करना और उसको भविष्य में रिपीट ना करने का प्रॉमिस करना, ये आपके बच्चे को आएगा। इससे आपके बच्चे में ऑनेस्टी आएगी, ईमानदार बनेगा और वो भविष्य में अपनी गलतियों को छुपाएगा नहीं। फ्रेंड्स, अब जो वैल्यू की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि यह वैल्यू, यह ट्रेट हर बंदे में होना चाहिए, हर बच्चे में होना चाहिए, और इसका नाम है इंटेग्रिटी। अगर मैं आपको इंटेग्रिटी का मतलब बताऊं साधारण शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में, इंटेग्रिटी का मतलब है किसी भी परिस्थिति में सही काम करना, इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। फ्रेंड्स, इंटेग्रिटी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए आप अच्छा बन जाओ, किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रूव करने के लिए आप ईमानदारी से काम करो। इंटेग्रिटी मीन्स to know what is right, to do what is right and to say what is right। अब इंटेग्रिटी की प्रैक्टिस कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने परिवार के साथ शॉपिंग पे गए हुए हो और गलती से शॉपकीपर आपको एक्स्ट्रा पैकेट दे देता है जो उसने बिल में इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। घर में आकर आप देखते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा पैकेट मिलते हैं और उनके जो वैल्यूज हैं उसने बिल में ऐड नहीं की हुई, तो आपने क्या करना है? उन पैकेट्स को अपने पास रख लोगे या वापस करोगे? फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपने अपने बच्चों को साथ लेकर जाना है और उस शॉपकीपर को वो एक्स्ट्रा जो बैग्स हैं या पैकेट्स हैं वो लौटा कर आने हैं। बच्चों को ये वैल्यू सिखाने के लिए कि हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में
सही काम करना है। वी हैव टू डू व्हाट इज राइट इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग अस। फ्रेंड्स, आजकल एक प्रैक्टिस बहुत ही आम है सभी घरों में, आपने भी गौर किया होगा कि हम अपने बच्चों से काम करवाने के लिए उनको कुछ पैसे देते हैं, कमीशन देते हैं, दलाली देते हैं। फ्रेंड्स, आपके घर में अगर ये प्रथा चल रही है तो इसको बिल्कुल बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें, क्योंकि आजकल जो नेता या जो ब्यूरोक्रेट रिश्वत ले रहे हैं, दलाली ले रहे हैं, वे वही बच्चे हैं जिनको उनके माता पिता ने या उनके रिश्तेदारों ने अपना काम करवाने के लिए पैसे देने का लालच दिया था। उनको दलाली लेने की आदत उस बचपन में डली हुई है जब वो छोटे छोटे काम अपने परिवार के लिए करते थे और बड़े होकर वो बड़ी बड़ी दलालियां लेने लगे हैं। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो लीडर्स हैं वो करप्ट हैं तो सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का है, उनकी परवरिश का है जो उनको उनके माता पिता के द्वारा दी गई है। फ्रेंड्स, अगली प्रैक्टिस जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी सिंपल और साधारण है, हर घर में मिलती है। वो है दूसरों के बारे में बातें करना, जिनको हम चुगलियां भी कह सकते हैं, बैक बाइटिंग। हम करते क्या है, जब हम बैठे होते हैं गॉसिप करनी होती है, हमारी गॉसिप का, हमारी बातचीत का जो केंद्र बिंदु होता है वो दूसरे लोग होते हैं, थर्ड पर्सन, द पीपल हु आर नॉट कंसर्न टू अस। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर हमारे घर में हो रही है तो फ्रेंड्स हमने वो बंद करनी है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है टू कंसंट्रेट ऑन आवर ओन लाइफ। हमें अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना है, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है। या तो हमने किसी की सहायता करनी है फिर तो ठीक है, पर अगर सिर्फ चुगली के लिए हम किसी की बात कर रहे हैं, किसी की बात उछाल रहे हैं, वो प्रैक्टिस बंद करनी होगी। अगर हमारा बच्चा भी घर में आकर कोई ऐसी बात करता है जो उससे रिलेटेड नहीं है, किसी दूसरे की बात करता है, फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में हमने अपने बच्चे को तुरंत रोकना है, उसको समझाना है कि हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना है। इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, वी नीड टू कंसंट्रेट ओनली ऑन आवर लाइफ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, सपोज आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसी बात हो जाती है, आपको आपके जो अथॉरिटी है वो डांट देती है, आपको डांट पड़ जाती है और आप घर में आकर अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते हो या अपनी बीवी पर निकालते हो। यह बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। दूसरे की कही हुई बातों से अगर आपका मानसिक संतुलन बनता है या बिगड़ता है, तब आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो रही है। हमने अपने बच्चों में ऐसी फीलिंग्स और मूड्स से बिना प्रभावित हुए सही डिसीजन लेने की काबिलियत को पैदा करने हैं। फ्रेंड्स, विपरीत परिस्थितियों में जब माहौल आपके अनुकूल ना हो, उस सिचुएशन में जब आपकी फीलिंग्स अफेक्ट हो रही हों किसी दूसरे बंदे के कारण भी, उस सिचुएशन में भी हमने सही डिसीजन कैसे लेना है ये अपने बच्चे को सिखाना है। हमने अपने बच्चे को इतना सक्षम बनाना है कि किसी की कही हुई बात उसके मूड को प्रभावित ना कर सके और उसका जो सही लक्ष्य है वो उससे भटक ना सके। तो इस काम के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपके मूड को प्रभावित कर रही है, पर उस मूड का, उस प्रभावित मूड का असर आपके बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी बातचीत में वो नज़र नहीं आना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल दोज इमोशंस, वी नीड टू टीच दिस टू आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों को वो मूड को कैसे हैंडल करना है और अपने लक्ष्य पर कैसे ध्यान केंद्रित करना है, यह अपने बच्चों को सिखाना है। फ्रेंड्स, यह एक अटल सत्य है कि हमारे बच्चों के जीवन में भविष्य में जब वो बड़े होंगे तो चुनौतियां भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी। हमने इन वैल्यूज़ को कूट कूट कर बच्चों में भर के उनके एटीट्यूड को ऐसा बना देना है कि वो इन मुसीबतों का, इन चुनौतियों का सामना अच्छी तरह से योग्यता के साथ सफलतापूर्वक कर सकें। हमने अपने बच्चों में किसी भी परिस्थिति में, परिस्थिति चाहे उनके अनुकूल है या उनके अगेंस्ट है, हमने अपने बच्चों को सही डिसीजन लेने के योग्य बनाना है। उनको इस बात के योग्य बनाना है कि वो जान सके कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। और हमारे बच्चे किसी भी परिस्थिति में बिना विचलित हुए, बिना डरे, बिना सहमे सही डिसीजन लेने के योग्य बन सकेंगे। आशा है आप मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ जरूर उठाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखिएगा ज़रूर।